Hello, Assalamualaikum. Okay, my name is Rida, and today I'm going to talk about international law. ये कैसा सब्जेक्ट है, इसको CSS में रखना चाहिए, कौन से लोग इसको रख सकते हैं, कौन से लोग ये सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल ना लें, और किस तरह हम इस सब्जेक्ट को टैकल कर सकते हैं. So, starting from my own introduction, I have done law from Punjab University, and international law जो था ये मेरा बहुत एक करीबी, एक होता है ना आपका, एक करीबी सब्जेक्ट होता है, तो मुझे शुरू से बहुत पसंद था, इसलिए मैंने CSS में इसको रखा एंड आई स्कोर्ड वेल एज वेल. और इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ. इससे पहले आई हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट अकेडमीज़ एंड आई हैव बीन टीचिंग इंटरनेशनल लॉ. तो अब स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट, अगर हम पिछला देखते हैं 2018 से पहले का ट्रेंड देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ कैसा सब्जेक्ट था, तो हमें एक बहुत स्मूथ सा एक रास्ता नज़र आता है कि कुछ ही टॉपिक्स हैं जिनके अराउंड ये सब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है. सो नेक्स्ट टाइम अगर हम देखते हैं कि जहाँ 2018 का पेपर आता है उसमें ये होता है कि बहुत अनकन्वेंशनल सा पेपर होता है, एक ही टॉपिक है जिसके ऊपर सब बात कर रहे हैं. फिर उसके बाद जैसे UN पे सारा पेपर था, नेक्स्ट 2019 में ये होता है कि उसी टॉपिक को अगर हम देखें, सॉरी आई जस्ट इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, सो आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड ये कॉमेंट्स को कैसे डील करना है, बट आई विल गेट थ्रू इट. मैं अभी थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करूँगी एंड देन मैं इन कमेंट्स के ऊपर आपको दूँगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पेपर्स का ट्रेंड CSS का अब चेंज हो गया है. पहले हमें पता होता था कि ये वाले टॉपिक्स हैं, इनमें से पेपर आएगा, लोग उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते थे, अच्छी बुक से करते थे, अच्छी वेबसाइट से प्रिपेयर करते थे और पास्ट पेपर से कंसल्ट करते थे. 2018 में ऐसा हुआ कि ये चीज़ चेंज हो गई, एक टॉपिक से सारा पेपर आ गया. देन 2019 में हमने देखा कि पूरी बुक के अंदर से कुछ ऐसे टॉपिक्स आए जिनको उन्होंने कवर किया, और कुछ पुराने ही टॉपिक्स को उन्होंने क्वेश्चन को इस तरह से मोल्ड किया कि एक नॉर्मल बंदा जिसने एक सिंपल तैयारी की होती है उसके लिए उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ही बहुत मुश्किल था. देन आता है हमारे पास 2020 का पेपर इंटरनेशनल लॉ का, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर वंस. सो अब हमें दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी है कि पहले ट्रेंड डिफरेंट था, अब ट्रेंड डिफरेंट है. सो पहले तैयारी के लिए हम एक अगर बुक ले लेते थे इंटरनेशनल लॉ की, उसके अंदर से हम 10-15 टॉपिक्स कर लेते थे और साथ एक और बुक मैच करके हम उसको पढ़ लेते थे, तो थिंग्स वर मच ईजियर. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब हमें थोड़ा सा इस डीपली एनालाइज करके अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, तब जाके हमें हेल्प आउट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बंदा इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहा है उसके लिए इंटरनेशनल लॉ पढ़ना वैसे ही बहुत ज़रूरी है. तो जिन बंदों का भी इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पास ऑप्शनल है, तो वो बेटर चॉइस उनके लिए इंटरनेशनल लॉ है, क्योंकि अगर हम देखें तो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है. और एक सेकेंड, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड 100 फॉर इंटरनेशनल लॉ. लेकिन इनमें मेजर और काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ दी टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं. सो हम ये चीज़ देखते हैं कि कुछ सब्जेक्ट, ये हमारा टोटल ऑलमोस्ट 250 मार्क्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं अगर हमने टोटल ये 300 स्कोर करना है तो, क्योंकि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं, इसमें डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज़ ऑलमोस्ट पैरेलल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. सो लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं, आप ये देखें कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये क्या है. सबसे पहले तो हमें लॉ का पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. लॉज क्यों बनते हैं, वो एक सोसाइटी में ऑर्डर लाने के लिए होते हैं, उसमें क्योस ना आए, चीज़ें ना हो. देन कैसे इंटरनेशनल लॉ बनता है, क्यों आया वो, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे ये डेवलप हुआ, क्या इसके लिए कोई प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या इसके लिए कोई प्रॉपर डेवलपमेंट है, ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है. स्टेट तो लोगों की तरह नहीं होती, ना ही हम उनको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, तो किस तरह ये स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है, इसकी क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए. सो जब भी हम कोई सब्जेक्ट लेते हैं CSS में, तो हमें उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती. वी जस्ट हैव टू रीड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक, जो उसकी रेलिवेंट बुक होती है. मेरा ये सबको ये मशवरा है कि ऑल दो हम लोग डिफरेंट कंपाइल्ड बुक्स भी पढ़ लेते होते हैं, वेबसाइट से भी चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम कोई एक बुक का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं ना, तो जो उसका इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर होता है ना, वो किसी रिकमेंडेड बुक से पढ़ना चाहिए.
सो इंटरनेशनल लॉ का भी एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर, हम 2-3 बुक्स हैं उनके मैं आपको नाम शेयर कर दूँगी, वहाँ से उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, उसमें देखना कि क्या है, किस तरह डेवलप हुआ, इसकी नीड क्यों हुई, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, और ये क्यों, इनमें क्या चीज़ें हैं, उसमें कौन सी बेसिक थेरीज हैं, उनका जब हमें बेसिक आइडिया हो जाता है तो वी मेक अ स्केलेटन एंड देन वी पुट फ्लैश इन इट ना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेंड अब चेंज हो गया है. पहले हम लोग लॉ के स्टूडेंट्स के लिए तो एक आम सा ट्रेंड होता था. खुर्रम आमिर कुरैशी साहब की एक बुक होती थी, उन्होंने बहुत अच्छा सा एक टेम्पलेट बनाया होता था, उसको देख के हमें पता होता क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है. इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि लॉ का बंदा ये पेपर चेक कर रहा होता है, इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जब हमें एक क्वेश्चन आया, फर्स्ट करें हमें क्वेश्चन आ गया है कि बेसिक डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये कैसे डेवलप हुआ, उसको हम लिख नहीं पाएंगे. इंट्रोडक्शन में हमने उसकी एक एग्जेक्टिव समरी देनी होती है, फिर हमने हर क्वेश्चन में किसी ना किसी तरह से कोई एक डेफिनेशन किसी प्रॉपर बंदे की देनी होती है, ताकि उसको ये हो कि हम ज़रा वेल रेड हैं. और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत डीपली इसको पढ़ें, इसके लिए हमने थोड़ा सा एक टेम्पलेट एक बनाना होता है अपने क्वेश्चन का कि इसको ऐसे लेके चलना है. लेट्स स्टार्ट. पहले इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन का दिया, फिर उसको आगे हम एक्सप्लेनेशन पे ले गए, फिर हमने उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताए. जब भी हम इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं तो थेरीज हमारे दिमाग में आती हैं, इसकी कोई ना कोई थेरी होगी. अगर ये कॉन्सेप्ट है तो अगर कोई थेरी हम लिख रहे हैं तो हमने उसका क्रिटिसिज्म लाजमी लिखना है. और नॉर्मली इंटरनेशनल लॉ में ये ट्रेंड होता है कि अगर 2 थेरीज हैं तो जो इस थेरी का क्रिटिसिज्म है वो दूसरी थेरी की बेसिकली बात होती है, तो दे आर क्रिटिसिज्म ऑन ईच अदर. एंड देन हमने उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, 1 5 6 7 हमने केस लॉज याद करने होते हैं और हमें पता होता है कि इनको हमने लाना है. कुछ इंटरनेशनल मैगजिम्स होते हैं जो हमने याद करने होते हैं, जैसे पैक्टा सेंट सर्वेंडा हो गया. यानी कुछ छोटी छोटी के ट्रेंड्स के ऊपर हमने इसको लेके चलना होता है, अगर हम इसको ज़्यादा डीपली नहीं जा सकते तो. ये वो चीज़ें जो हमें आनी ही आनी चाहिए. 100 मार्क्स का ये सब्जेक्ट होता है. अब ट्रेंड चेंज हो गया है. पहले कुछ 15-16 टॉपिक्स थे जो हम लोग कर लेते थे तो हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, जो कि मेरा अब आपको मशवरा नहीं है. मेरा मशवरा है कि सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये करें कि आप लोग इसको पहले इसका सिलेबस डाउनलोड करें, आप इसको देखें, आईआर के साथ भी मैच करके देख लें, वैसे भी देख लें, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें, इसके सारे टॉपिक्स देखें कि अच्छा ये इसमें चीज़ें पूछी हुई हैं. नॉर्मली ट्रीटीज़ क्या होती हैं, स्टेट्स क्या होती हैं, उनके आपस में लिंक्स कैसे होते हैं और किस तरह वो चल रही हैं, कैसे इनमें अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको हम रिजॉल्व कैसे करते हैं. यही सिंपल बातें जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी होती हैं. फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन क्या है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, यही बातें. अगर हाई सीज़ क्या हैं, इनमें आपस में अगर कोई मसला हो जाता है, आपका समंदर में कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, उनको आप कैसे डील करते हो. लॉ ऑफ सीज़ क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ सीज़ एंड मेरीन लॉ. यानी कि इंटरनेशनली एक आप इसको पढ़ रहे हैं, इट्स अ ग्लोबल लॉ, तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव एज म्यूनिसिपल लॉ. तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लेके जाते हैं कि आपने सिलेबस डाउनलोड किया, देखा कि इसमें ये चीज़ें हैं, अब आप उसको स्टार्ट करें, उसके बेसिक आइडियाज़ को पढ़ें, फिर आप इस पर आगे आगे इसको शिफ्ट करते जाएं. इस सब्जेक्ट को अब डील करने का तरीका यही है कि आप इसके लेक्चर्स सुने, यहाँ से देख लें, यूट्यूब से देख लें, इसके ऊपर थोड़ी सी रीडिंग कर लें, इसके नोट्स बनाएं और नोट्स बना के फिर आप उनमें कुछ चीज़ें ऐसी ऐड करें जो आपकी बाकियों से डिफरेंट हो. जैसे कि अगर आप फ़र्ज़ करें जब नोट्स बना रहे होंगे तब आप थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करें कि आप बुक खोलें, उसमें से अच्छे लॉज पढ़ें, केस लॉ पढ़ लें. छोटे छोटे केस लॉज होते हैं, एग्जाम्पल्स होती हैं. इस पेपर में नंबर लेने का तरीका है कि आप हर हेडिंग में, हर बात में कोई ना कोई एग्जाम्पल दो. अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सिंपल वो बताऊंगी. हमें पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आता है जो कि अब आना भी शुरू हो गया है, पिछले 3 सालों से तो आ रहा है कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, इसका ओरिजिन क्या था, ये क्यों डेवलप हुआ और ये कैसे डेवलप होता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है. एक सिंपल सी बात है. तो उसके लिए जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम सबसे पहले ये बताते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक ऐसा लॉ है जो कि स्टेट्स के ऊपर होता है. स्टेट्स पे भी होता है, इंडिविजुअल पे भी होता है, नॉन स्टेट एंटिटीज़ पे भी होता है, ये एक अलग डिबेट है.
आप उनको ये बताएं कि इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। उसकी 2-3 लोग हैं जिनकी डेफिनेशंस हैं, ओपनहीम की है, ऑस्टिन की है, 2-3 और डेफिनेशन, तो उसमें से आप 2-3 याद कर लें और अच्छे से याद कर लें। आपको पता हो कि ये इस बंदे की डेफिनेशन है, क्योंकि उसका पूरा आइडिया उस डेफिनेशन के अंदर नज़र आ रहा होता है। आप वो याद करें, आप उसको लिखें, उसको पहले ये बताएं कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, फिर आप बताएं कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, फिर बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें पता है कि पहले दुनिया कैसी थी, फिर किस तरह जो है वो डिफरेंट स्टेट्स बनी, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर स्टेट्स आगे डेवलप हुई, फिर उनमें आपस में मसले शुरू हो गए, फिर उन मसलों को रिजॉल्व करना था, फिर उनमें आपस में ट्रीटीज़ शुरू हो गई, फिर अच्छी बड़ी स्टेट्स जो थी उन्होंने आपस में मुआहदे करना शुरू कर दिए कि हम एक दूसरे को तंग नहीं करेंगे। फिर वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटीज़ डेवलप हुई, जैसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ आ गया कि किस तरह पहले जंगें होती थी और किसी का ख्याल नहीं होता था, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते थे उनका बैड ट्रीटमेंट होता था, कोई वुमेन के ऊपर नहीं था, बच्चों को मारते थे, बूढ़ों को मारते थे। आहिस्ता आहिस्ता स्टेट्स को फील हुआ कि नहीं ये ज़्यादती है, फिर वो चीज़ें चेंज हुई, फिर उस सारी उसकी डेवलपमेंट है। आपने जब एक दफ़ा उसको स्टोरी बना के पढ़ लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपने उसको उसी तरह लिखते जाना है। ये जैसे जैसे आईआर डेवलप होता है उसी तरह साथ इंटरनेशनल लॉ डेवलप होता है। और सो जो मेन पॉइंट था दैट वाज कि जब यूएन बनती है और यूएन चार्टर बनता है तो उस वक्त क्या होता है कि इनके पास एक फॉरम आ जाता है जो उसको एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है कि येस एक इंटरनेशनल लॉ नाम की चीज़ है और इस तरह जो है वो स्टेट्स के आपस में मसले होते हैं और उनको इस तरह हम रिजॉल्व करेंगे। इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट बॉडीज़ हैं। जनरल असेंबली को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे किसी कंट्री में लेजिस्लेचर को डील किया जाता है। जिस तरह एक कंट्री की पार्लियामेंट लॉज बनाती है, इसी तरह यूएन चार्टर में जो जनरल असेंबली है उसके मेंबर हैं पूरी दुनिया के कंट्रीज़ जो भी यूएन के मेंबर हैं। जब वो कोई वहाँ पे बात होती है वो उसको करते हैं, फिर एक नई चीज़ डेवलप होती है। तो इस तरह जब वो चीज़ बनती है फिर स्टेट्स उसको जो है उसके ऊपर काम करती हैं, वो उसको मान लेती हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैं। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है कि पैसिवली जो है वो स्टेट्स जो होती हैं कि इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करती हैं और जो चीज़ फिर जो स्टेट उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती उसको फिर सज़ा भी मिलती है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल की वजह से अब आप अगर इराक़ का अटैक देखें हम कुवैत के ऊपर जब हुआ था तो उसके बाद फिर इराक़ के ऊपर प्रॉपर ऑपरेशन हुआ था और पूरे वर्ल्ड ने इनका साथ दिया था उस चीज़ को करने के लिए। तो एक प्रॉपर एक जिस तरह एक कंट्री में लॉ इम्प्लीमेंट होता है उसी तरह इंटरनेशनल लॉ भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप हो रहा है और ये बहुत डायनामिक इन नेचर है। इसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चीज़ें ऐड होती जाएंगी और हमने अगर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अभी हमने यही इस चीज़ को रखना है अपने माइंड में कि आपने इसको थोड़ा एनालिसिस बेस्ड इस पेपर को अब लेके चलना है। दैट इज़ जो कि अब डिमांड है। 2018 से पहले ये डिमांड नहीं थी, उससे पहले यही था कि आप इसके टॉपिक्स प्रिपेयर करें और करें। अब ये सब्जेक्ट जो है ये आपको नंबर देगा अगर आपने इसको एनालिसिस बेस्ड किया, और अगर आप इसको एनालिसिस बेस्ड नहीं करते और सिंपल लेके चलते हैं तो आपके लिए पेपर में बैठ के मुश्किल हो सकती है कि आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेरी तरफ से इसका इंट्रोडक्शन था। आई डोंट नो आपको अब किस तरह से लगा, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस सब्जेक्ट कि इसका जो नया ट्रेंड है वो ये है। तो आप लोग करके देख लें। नाउ लेट्स सी।